बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि बच्चेदानी की रसूली, जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं, उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामात होते हैं, कैसे डायग्नोज किया जाता है, कितना कॉमन है, आपकी फर्टिलिटी पे यानी कि बच्चा होने की जो ताकत होती है रहम या यूट्रस के अंदर, उस पर ये क्या इफ़ेक्ट होता है, और क्या ज़रूरी है कि हर फाइब्रॉइड को निकाला जाए, क्या सिर्फ इसका इलाज ऑपरेशन है या दवाओं से भी इसका हल हो सकता है। फाइब्रॉइड, जिसको हम बच्चेदानी की रसूली कहते हैं, वैसे तो बच्चेदानी की रसूली बहुत सारी किस्म की होती है, मगर जो फाइब्रॉइड है ये बहुत कॉमन है। स्पेशली उन लोगों में होता है जिनको मेंसेस यंग एज में आए या डिले मीनोपॉज हो, जिनकी जो नली पैरा होते हैं यानी कि जिनके बच्चे नहीं होते, जिनकी लेट मैरिजेस होती हैं, बच्चों में जो डिस्टेंस है डिलीवरी के दौरान यानी कि जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग होता है, वक्फा ज़्यादा होता है बच्चों के दौरान, या फिर उनका पहला बच्चा ही डिले होता है। किसी भी कंडीशन में इन लोगों में ज़्यादा हो सकता है। ब्लैक्स यानी एशियंस हम लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है, और बहुत दफ़ा इसकी कोई वजह नहीं होती, ये फिर भी हो सकता है। बट ये एक कॉमन बच्चेदानी का ट्यूमर है जो किसी भी एज में हो सकता है। एक 16 साल 18 साल की बच्ची से लेके एक इवन 50-55 साल की खातून को भी हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये किसी भी एज में हो सकता है। बहुत दफ़ा ज़्यादातर ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, यानी कि पेशेंट गया, बच्चे नहीं हैं या हार्मोन्स का इशू है, वज़न बढ़ रहा है, किसी भी वजह से अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि जी अल्ट्रासाउंड में छोटी छोटी रसूलियाँ हैं। इसका साइज़ बहुत छोटा भी हो सकता है, से आपका 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर से लेके ये बहुत ह्यूज भी हो सकता है, जैसे कि 19 सेंटीमीटर। इवन मैंने अभी रिसेंटली जैसे आपसे शेयर किया था, मैंने एक 15 किलो की रसूली निकाली, ये भी काइंड ऑफ बच्चेदानी का ट्यूमर था। 15 किलो एक बड़ा वेट है जी, ये रसूली 15 किलो तक भी हो सकती है, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब पे अभी हमने रिसेंटली निकाली। क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनके बच्चे नहीं हैं, बच्चों में स्पेसिंग ज़्यादा है, लेट मैरिजेस है, नली पैरिटी है, ये ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि हम एशियन से, हमारे अंदर ये कॉमन है। बहुत दफ़ा इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, मगर काफ़ी दफ़ा होता है कि पेशेंट्स को मेंसेस ज़्यादा आ रहा होता है, दिन जो होती इवन कभी कभार इतने हो जाते हैं जैसे 10 से 12 दिन भी बढ़ सकते हैं, मेंसेस के दिन बढ़ सकते हैं, और जब मेंसेस आता है तो हैवी भी आ सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो ऐसी जगह में होता है जहाँ पे मेंसेस उसको टाइम पे आता है, मगर उससे पहले या उसके बाद बहुत अच्छे तक कतरे आते रहते हैं। मेंसेस का एबनॉर्मल होना बहुत दफ़ा वो ऐसी जगह पे होता है जैसे मेंसेस हो सकता है आपके नॉर्मल हो, मगर आप कंसीव ही ना कर पा रहे हो। इसकी तादाद 1 सेंटीमीटर से लेके 2 से लेके 50 तक भी हो सकती है। मैंने 50 रसूलियाँ भी बच्चेदानी से निकाली हैं। बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि स्पेशली अगर वो ख़वातीन जिनके बच्चे नहीं हैं और उनको यूट्रस को कंजर्व करना है, हम क्या करें कि ये टाइमली डायग्नोज हो। कैसे पता चलेगा कि हमें बच्चेदानी की रसूली हो गई है, हम कैसे इसको डायग्नोज करें, और फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। सिम्टम्स तो आपको समझ आ गए कि जी ये रिस्क फैक्टर हैं और ये अलामत हो सकती है, मगर बहुत दफ़ा ये बग़ैर किसी अलामत के भी होता है। जैसे कि इस पेशेंट को पता ही नहीं चला 30-35 साल में, और जब उसकी ट्यूमर निकाला तकरीबन वो 15 किलो का ट्यूमर था। उसको सिर्फ पेन था, उसको वज़न था पेट में, और कोई इसको सिम्टम्स नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली उसके मेंसेस भी थे, वो बिल्कुल रेगुलर थे, तो वो इस बात को पिक ही नहीं कर पाई कि जी मेरा कोई मामलात बच्चेदानी के साथ हो सकते हैं। जितनी इसकी तादाद बढ़ेगी उतना बच्चेदानी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। स्पेशली ये बड़ा कंसर्न होता है उन लोगों का जिनके बच्चे नहीं हैं। अगर छोटी है, 2 से 3 सेंटीमीटर की है, 2-3 भी हैं, तो इसको भूल जाए। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं कर रहे, आपके बच्चे नहीं हैं, आप अपनी फैमिली को प्लान करना चाहते हैं, तो पहले आप अपनी फैमिली को प्लान करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। छोटी छोटी रसूलियाँ अगर कम तादाद में हैं और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं हैं, आप अपनी फर्टिलिटी इश्यू की वजह से कंसर्न हैं, तो पहले बच्चे का इलाज करवाएं अनटिल एंड अनलेस ये सिम्टमेटिक हो। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा माहवारी आ रही हो, आपको धब्बे आते हों, या ऐसी किसी सिम्टम से आपको तकलीफ़ के शिकार हों, आपको हर महीने लगता हो कि आपका खून बहुत ज़्यादा कम हो रहा हो, आपको सांस फूल रही हो, आप एनीमिक हो रही हो, ये कंडीशन के असाइड अगर छोटी छोटी 3-4 रसूलियाँ हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, आप पहले फोकस करें अपनी फर्टिलिटी पे, इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर वो उस जगह है जहाँ पे बच्चा ठहरता है, जो कि यूट्रस का पोस्टीरियर वॉल होती है, उसका साइज़ बड़ा है, वो अंदर की तरफ है, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चे को ठहरने को रोके। बहुत दफ़ा ख़वातीन आती हैं, उनको मल्टीपल अबॉर्शंस हो रहे होते हैं।
एक्चुअली वो फाइब्रॉइड जो होता है वो उस जगह ठहरा हुआ होता है जहाँ पे बच्चे ने ठहरना होता है और वो उसको नहीं इम्प्लांट होने देता। सो ऐसी किसी कंडीशन में आपको उसको निकलवाना पड़ेगा। बच्चेदानी का जो ये फाइब्रॉइड है ये मुख्तलिफ किस्म का होता है, ये इसके ऊपर भी हो सकता है और ये अंदर की लेयर्स में भी हो सकता है। आपकी अलामात डिपेंड करेंगी वो किस जगह है। जो सब सीरोजल होता है यानी कि जो ऊपर की झिल्ली की तरफ होता है उसमें मरीज़ को कोई सिम्टम्स नहीं होता क्योंकि वो मरीज़ को बच्चेदानी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जो उसके मांस के अंदर होता है या अंदर की तरफ होता है उसमें यूजुअली पेशेंट को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रहा होता है या इनफर्टिलिटी हो रही होगी या इसी से कंसर्न कोई ना कोई इशू हो रहा होगा। सो ये अलामात अगर आपको होते हैं, इवन अगर आपको कोई अलामात नहीं है, आपको लगता है आपके वज़न पेट बढ़ रहा है, आपको कमर में तकलीफ़ हो रही हो या ऐसे ही कोई सिम्टम हो, जैसे कि मैंने बताया कि जिस खातून का मैंने ट्यूमर निकाला 15 किलो का, उसको सिर्फ पेशाब का मसला था और उसको कमर में बड़ी तकलीफ़ थी, उसको पेशाब के कतरे आते थे, पेशाब रुक गया। सो क्योंकि वो बड़ा मास था उसने कंप्रेस करना शुरू किया गुर्दे को और इसके बाद गुर्दे की नालियों को, तो उसका पेशाब भी रुकने लगा। ये सिम्टम भी हो सकते हैं। आपको छोटा सा भी कोई कंसर्न लगे, स्पेशली वो ख़वातीन जिनके बच्चे नहीं हैं या वो अपनी फर्टिलिटी विशेज़ की वजह से परेशान हैं, उसकी ट्रीटमेंट करवा रही हों, या वो खातून जिन्होंने अपना स्पेसिंग ज़्यादा की है। इवन मैंने आपको कहा कि आप कंसर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इवन अनमैरिड बच्चियों में भी ये हो सकता है अगर इसका साइज़ छोटा है, नंबर कम है, 2 3 4 भी हैं, छोटे छोटे से हैं, भूल जाएं इस बात को। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी है। वंस पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है ये खुद ब खुद इसका साइज़ कम भी हो जाता है, ज़्यादातर मकदार। कभी कभार प्रेगनेंसी के साथ ये बढ़ता भी है मगर ये बहुत कम है। अगर प्रेगनेंसी के साथ फाइब्रॉइड होगा उसकी एक अपनी लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, किसी दिन आपसे डिस्कस करेंगे, मगर प्रेगनेंसी के साथ भी ये रसूली रह सकती है, ये बच्चे पे असर भी कर सकती है। इससे कैसे बचा जाए ये फिर हम कभी आपसे डिस्कस करेंगे। अगर सिंपल आपको फाइब्रॉइड है और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो बहुत हद तक इसका साइज़ ज़्यादातर कंडीशन में कम हो जाता है और आफ्टर प्रेगनेंसी फिर हम इसको देखेंगे कि जी क्या करना है। मीनोपॉज़ल ख़वातीन जिनका मेंसेस बंद हो गया, अगर उनको सिंपल फाइब्रॉइड है, ओवर द टाइम जैसे उनका मीनोपॉज का या माहवारी बंद होने का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा ये खुद डिज़ोल्व हो जाएगा क्योंकि ये रसूली डिपेंडेंट होती है हमारे हार्मोन्स पे। जब ओवर द टाइम मेंसेस बंद होने के बाद वो हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो इसका साइज़ खुद ब खुद कम हो जाएगा। पर ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रसूली मेंसेस बंद होने के बाद आए, आप लाजिम डॉक्टर से चेक करवाएं, खुदा ना खास्ता उसमें कैंसर के जरासीम ना हो। इसको एक्सक्लूड करना ज़रूरी है, स्पेशली अगर मेंसेस बंद होने के बाद आपको माहवारी आ रही हो, गंदा पानी आता हो, ऐसी किसी भी कंडीशन में डॉक्टर के पास आपने ज़रूर जाना है और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी है। थैंक यू वेरी मच। मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसकी इलाज, इसकी ट्रीटमेंट और इसकी तशख़ीस को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।